जानकारी, इन्फॉर्मेशन के अभाव में इंसान अक्सर गलतियां करता है। और आज हम एक ऐसे ही फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो 10+2 कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, नीट में की तैयारी कर रहे हैं या फेल कर चुके हैं या ड्रॉप करके फिर से तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो जो अब नीट को त्याग कर नई दुनिया की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो है बायोटेक। तो आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं इस चीज़ को बता दूं कि बहुत सारे लोग आके ये कहते हैं कि भारत में बायोलॉजी अगर पढ़ा है तो सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई नहीं है। इसके अलावे भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और बायोलॉजी पढ़ा है तो आपके लिए दुनिया खुली है। आप कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में उसी एक नए आयाम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर ChatGPT और OpenAI के बारे में सुना होगा। आप सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा कि कैसे ये दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है। लेकिन आज के डेट में बहुत कम लोग हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोलॉजी की विशेषज्ञता है। बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं जिनको इस बारे में मालूम है, और इसी वजह से अगर आप इस डायरेक्शन में घुसते हो तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। तो बायोलॉजी को अक्सर हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि या तो आप सफ़ेद कोट पहनकर पेशेंट्स को ट्रीट करते हो, या फिर आप लेबोरेटरी में जाकर पेट्री डिश और केमिकल्स के साथ खेलते हो। सच्चाई आज ये है कि आज का बायोलॉजिस्ट कंप्यूटर्स पर ज़्यादा समय स्पेंड कर रहा है, और वहीं पर आती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि अगर आपको यही वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ ये मुझसे पूछना हो या मुझसे बात करनी हो तो आपको बेंगलोर आना पड़ेगा और मुझसे मिलना पड़ेगा। इसकी जगह अगर हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए बात कर रहे हैं तो आप मेरी बात सुन पा रहे हो और मैं आपकी कमेंट्स को देख पा रहा हूँ, और इस वजह से हम लोग एक बातचीत कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम काफ़ी चीज़ों को स्पीड अप कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन बायोटेक में जब हम आते हैं तो अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि हमें लेबोरेटरी में जाना है, काम करना है खड़े होके, फिर कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि वही चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर कर लो तो आपको बेहतर और फास्ट रिजल्ट आता है, जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक रिवॉल्यूशन आया जिसका नाम था नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग, और ये एक टूल है जिसके ज़रिए आप DNA RNA की जो सीक्वेंसिंग है, जो आपकी ATGC की जो पैटर्न है, उसको आप सीक्वेंस करके निकाल सकते हो। आज से 20 साल पहले इस टेक्नोलॉजी का कॉस्ट था $2 बिलियन। आज इस टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है $200, मतलब कि दाम काफ़ी कम हो गए। इसका मतलब कि आज हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंसिंग के बाद जो हमारे पास डेटा आता है ATGC का, DNA का जो स्ट्रक्चर का डेटा आता है, वो हर एक इंसान का अलग अलग है। तो अब इस डेटा को समझ पाना, उसको इंटरप्रेट करना कि हाँ ऐसा डेटा होगा तो ये घोड़ा बनेगा, ऐसा डेटा होगा तो ये इंसान बनेगा, ऐसा डेटा होगा तो ये छिपकली बनेगी, ये चीज़ कर पाना इंसानी दिमाग के लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये जो डेटा है ये बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा समझ लीजिए कि फेसबुक का जो टोटल डेटा है, इंस्टाग्राम का टोटल डेटा है, जो नासा का जो टोटल डेटा है, और बाकी यूट्यूब का जो टोटल डेटा, सबको मिला के मिक्स करने के बाद भी जो डेटा आता है उससे भी 10 गुना ज़्यादा डेटा सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर है। ठीक है, ये इस ATGC पैटर्न के अंदर है। तो नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग के ज़रिए जो हमें पैटर्न पता चल रही है, इस पैटर्न को समझ पाना, इस पैटर्न में क्या गलती है उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए कि इंसान को जो बीमारियां होती हैं, या कुछ लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग मोटे ही नहीं होते हैं, कुछ लोग कुछ भी खा लें उनको डायबिटीज़ नहीं होती है, और कुछ लोग थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो उनको डायबिटीज़ हो जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें DNA की सीक्वेंसिंग को समझना ज़रूरी है, और यहीं पर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए, डीप लर्निंग के जरिए हम इस जो DNA की सीक्वेंस है इसको पढ़ सकते हैं, और कम समय में हज़ारों करोड़ों सीक्वेंसेस को पढ़ा जा सकता है। और अगर हमने पढ़ लिया है तो उस पर
जो समरी है, उसका जो सारांश है वो हमें मिल जाता है। और ये सारांश का इस्तेमाल करके, इस समरी का इस्तेमाल करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, इस इंसान को ये बीमारी हो सकती है, या ये बीमारी इस वजह से हो रही है क्योंकि इसका ये वाला जो डीएनए है, इसका पैटर्न में ये है। तो इस चीज़ को चेंज करना या समझ पाना आजकल पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही खाना खा रहे हैं, एक को कैसे हो गया? इस चीज़ को समझने के लिए ही हम NGS मल्टीओमिक्स इस्तेमाल करते हैं, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जीनोमिक्स के जरिए हम जीन को समझने की कोशिश करते हैं, प्रोटियोमिक्स के जरिए हम प्रोटीन को समझने की कोशिश करते हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के जरिए हम RNA को समझने की कोशिश करते हैं, और मेटाबोलोमिक्स के जरिए छोटे मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल ऑर्गेनल में है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इन सारे लेयर्स को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, डेटा बहुत सारा आता है, और ऐसा समझ लीजिए कि करोड़ों हज़ारों पन्ने हैं, इनको कैसे पढ़ेंगे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम इसको स्कैन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि भाई इसमें ये कमी है या ये चेंजेस हैं जो करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही दवा भी दी जा सकती है। अब देखिए, रियल वर्ल्ड क्या इसका इस्तेमाल है। अब अगर दवा ही नहीं बनेगी तो डॉक्टर क्या लिखेगा, है ना? लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि कुछ बीमारियों के लिए दवा नहीं हो सकती है, कुछ बीमारियों के लिए आपको पहले बीमारी को समझना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान का बीमारी होने का तरीका और पैटर्न ही अलग है। और इसी वजह से जीनोमिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। ये $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है कैंसर के ट्रीटमेंट में, जो कि कैंसर कई तरीके के कैंसर होते हैं और ये किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, और कहीं पर भी अचानक से कैंसर हो गया और क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझना, इसके लिए पर्सनलाइज्ड थेरेपी का इस्तेमाल करना, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, उसके DNA सीक्वेंस अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसकी दवा की जो रेजिमेन है वो डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो कैंसर ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग में, अब जैसे कि अगर हमने ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक मेमोग्राफी लिया, और डॉक्टर देख के कुछ नहीं बता सकता है कि हाँ इसको कैंसर होगा फ्यूचर में, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको देख के बता सकता है कि इस जगह पर शायद इस इंसान को ट्यूमर हो सकता है आज से 20 साल बाद, वो पहले ही बता देगा। तो इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम पहले ही बता सकते हैं कि ये इंसान को ये कैंसर हो सकता है, तो पहले आप इस पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, अब आप देख रहे होंगे आजकल जो है मकान बहुत बन रहे हैं, खेतों की साइज़ घट रही है। तो अगर हम AI का इस्तेमाल करके फूड सिक्योरिटी ला सकते हैं इस दुनिया में, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्रॉप्स को, भेड़ बकरियों को, और सॉइल की एनालिसिस अगर हम कर सकते हैं, एग्री जीनोमिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं है कि आप कंप्यूटर के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो यही चीज़ लोग गलती कर जाते हैं। आपको आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी पढ़ना है, और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी पढ़ना है। ये लोग गलती करते हैं कि मुझे सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है या फिर मुझे सिर्फ बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना है। कोई एक चीज़ पढ़ने से नहीं होगा, आपको ये भी पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ना है, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है जिससे कि डेटा जनरेट होगा, उस डेटा को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालोगे, उससे वो इंटरप्रिटेशन आएगा, फिर उससे आप जो सीखते हो उसको जाके आप अपने एक्सपेरिमेंट में चेंजेस लाते हो। अब यहाँ पर आप एक बायोलॉजिस्ट नहीं रहेंगे, आप एक डेटा साइंटिस्ट भी कहे जाएंगे, आप एक कंप्यूटेशनल इंजीनियर भी कहे जाएंगे, आप कई बार तो डॉक्टर्स भी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो भी आके हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करते हैं। तो अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रग डिस्कवरी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोलॉजी सीखना है तो बायोटेक्निका पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 31 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके बाद ये शायद अक्टूबर में ही शुरू होगा, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर में, ड्रग डिस्कवरी में, शरीर में, रेडियोलॉजी में, काफ़ी जगहों पर आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे बहुत सारे कोडिंग नॉलेज, क्योंकि कोडिंग के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो आपको पाइथन और R, बायोपाइथन, बायो कंडक्टर के बारे में सिखाया जाएगा। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे कि जुपिटर नोटबुक के थ्रू आप कैसे इंटरैक्टिव कोडिंग कर सकते हैं। गैलेक्सी नाम की सॉफ्टवेयर सिखाई जाएगी, डीप वेरिएंट, अल्फाफोल्ड, इसके बारे में सिखाया जाएगा। आपको डेटा विजुअलाइजेशन सिखाया जाएगा,
आप कैसे सर्वर्स का इस्तेमाल करके डेटा अपलोड करके अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, और ये सब कुछ आप एक लाइव प्रोजेक्ट में, एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कर रहे होगे बायोटेक्निका के अंदर। ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज़रूर चेक कीजिए। अब आते हैं वीडियो पर वापस। यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि इस टाइप की नौकरी दे सकती है आपको। देखिए, इस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था मेरे एक स्टूडेंट के जरिए कि आप इतना कहते हो एआई में स्कोप है, लेकिन मैं तो कोई एआई से रिलेटेड जॉब नहीं देख रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि एआई से रिलेटेड जॉब आप नहीं देख रहे हो, तो कोई भी चीज़ आप याद रखो, ये सारी जो एआई रिलेटेड बायोटेक में इनोवेशंस हो रही है, इजाद करने की कोशिश हो रही है, आविष्कार की कोशिश हो रही है, ये सब एक सीक्रेट है। तो कोई भी जाके पब्लिकली नहीं बोलेगा हाँ मैं एआई पे काम कर रहा हूँ तो आओ मुझे ज्वाइन कर लो। वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे मुझे पाइथन वाले चाहिए, ऐसा बायोटेक्नोलॉजिस्ट चाहिए जिसको आर स्टूडियो आता हो, ऐसा बायोटेक्नोलॉजिस्ट चाहिए जिसको पाइथन आता हो। तो वहीं पर समझ जाइए कि अच्छा ये कंपनी एआई पर काम कर रही है। तो किस टाइप की सैलरी मिलेगी? जब आप इंडिया में अगर एआई में शुरुआत करते हो, जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 5 लाख पर एनम है, ये जाती है 9 लाख पर एनम फॉर स्टार्टर्स। अमेरिका में अगर जाते हैं, यूरोपियन यूनियन में जाते हैं तो $70,000 से $120,000 है। काफ़ी सारी कंपनियां इसमें हैं और चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। इसी वजह से ज़्यादा लोगों की हायरिंग हो रही है, क्योंकि जो डेटा है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो एक बायोलॉजिस्ट चाहिए जो कि उस डेटा को क्लीन अप करेगा। स्किल गैप है, बहुत सारे लोगों को आता ही नहीं है। अब कंप्यूटर वालों को बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ में आता है और बायोटेक्नोलॉजी वालों को कंप्यूटर नहीं आता है, इसीलिए आपको सीखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो फ्यूचर ट्रेंड है, प्रिसीजन मेडिसिन आ रहा है, सिंथेटिक बायोलॉजी आ रहा है, जनरेटिव एआई है, हाइब्रिड रोल्स आ गए हैं जिसमें आप एक एआई ड्रग हंटर की तरह काम कर सकते हैं। आप वेट लैब में, जो ड्राई लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किया है कंप्यूटर के अंदर, उसको वेट लैब में कैसे रिप्रोड्यूस करना है उसके एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप एथिक्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सी कंपनियां हैं, तो अमेरिका में इस वक्त रिकर्शन फार्मास्यूटिकल है यूटा में, इन सिट्रो है कैलिफोर्निया में, एटम बॉयज़ है सैन फ्रांसिस्को में, और वेलो हेल्थ और निम्बस थेरेप्यूटिक्स है जो कि एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी कर रहा है अमेरिका में। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जिसमें एआई डिविजन्स बन चुकी है, जैसे कि फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, रॉश, जिनेंटेक, नोवार्टिस, मर्क, एमजन। इसके अलावा गूगल डीप माइंड, IBM वाटसन, एनवीडिया, बायोनेमो प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट जीनोमिक्स और NIH, स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड जैसी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी एआई से रिलेटेड रिसर्च हो रहा है। अगर आप AI ML सीख लेते हैं और बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीख लेते हैं तो आप एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। AI ML साइंटिस्ट के अलावा आप ड्रग डिस्कवरी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल जीनोमिक्स एनालिस्ट बन सकते हैं, केम इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं और बायोमेडिकल इमेज एनालिस्ट बन सकते हैं। सैलरी जो मैंने आपको पहले बताई, अगर आपने एमएससी लेवल से स्टार्ट किया है तो $70,000 से $1,20,000 तक जाएगी। अगर आपने PhD भी कर लिया है तो $1.5 लाख से ऊपर ही सैलरी आती है। यूरोप में अगर हम जाएं तो आपको जर्मनी में बेयर नाम की कंपनी है जो कि एआई पर बहुत सारा काम कर रही है, जीनोमिक्स में, एग्री जीनोमिक्स में। एस्ट्राजेनेका है जो कि यूके और स्वीडन में है, वहाँ पर भी इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। सनोफी है फ्रांस में, रॉश है स्विट्ज़रलैंड में, GSK है यूनाइटेड किंगडम में और नोवार्टिस है स्विट्ज़रलैंड में। इसके अलावा बहुत सारी एआई की स्टार्टअप है, जैसे ऑक्सफोर्ड थेरेप्यूटिक्स, एक्सेंशिया, हीलेक्स, ओकिन और बायोएज लैब्स जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसके अलावा यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे EMBL है, ETH, ज्यूरिक है, मैक्स प्लैंक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इंपीरियल कॉलेज लंदन है, जहाँ पर कि इस विषय पर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। इसके अलावा CRO सर्विसेज वाली कंपनियाँ भी हैं, बायो IT सर्विसेज वाली कंपनियाँ हैं, जैसे इवोटेक, जेनस्टैक, बायोवेरियंस। और इसमें आप यहाँ पर आप 45,000 पाउंड से लेके 80,000 पाउंड हर साल कमा सकते हैं एज ए फ्रेशर। जब आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो जाते हैं तो $90,000 से ऊपर ही सैलरी आती है, 90,000 पाउंड से ऊपर सैलरी आती है। अब आते हैं भारत में। इस वक्त अगर आप AI ML सीख लें तो मेडजिनोम, स्टैंड लाइफ साइंसेस, इलूसिडेटा, क्योर.ai, बायोकॉन बायोलॉजिक्स AI लैब्स, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स, बायोनिविड, बायोटेक्निका और इंडेक्स.ai में काम कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB,
NCBS, CCMB और IIT में भी इस पर रिसर्च हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो 4 से 5 लाख स्टार्टिंग सैलरी होती है, ये 9 लाख तक जाती है फ्रेशर्स के लिए, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 12 से 24 लाख तक जाती है। अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है, कमेंट में ये लिखेंगे कि नहीं नहीं AI में नौकरियां नहीं है, लेकिन जवाब ये है कि आपको क्या लगता है कि कोई भी कंपनी AI में काम करना नहीं चाहेगी? उनको ये डर नहीं लगेगा कि उनका कॉम्पिटिटर शायद AI में काम करके उनसे आगे निकल जाए? हर कंपनी को डर लगता है, क्योंकि अगली कंपनी उनको रिप्लेस कर सकती है। अब देखिए, गूगल को आजकल OpenAI रिप्लेस करने लगा है। इसी वजह से हर कंपनी नया नया इनोवेशन करना चाहती है, और इसी वजह से वो लोग नए लोगों को हायर कर रही है, बायोटेक में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में और AI/ML में। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बैठ के सिर्फ नेगेटिव कमेंट पढ़िए, या फिर एक्शन टेकर बनिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोलॉजी ड्रग डिस्कवरी सीखिए बायोटेक्निका पर, प्लेसमेंट पाइए और फिर अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि जानकारी के अभाव में बहुत लोग सोचते हैं कि बायोटेक में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में स्कोप ही नहीं है, सिर्फ MBBS एक रास्ता है। सच्चाई ये है कि रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। हाँ, कोई ना कोई वो रास्ता हमें दिखाई देता है, जैसे कि ये वीडियो शायद आपका मार्गदर्शन कर पाया हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे किस और विषय पर ज़्यादा वीडियोस बनानी चाहिए, इस बारे में भी नीचे लिखिएगा। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर इस बारे में बताइएगा, क्योंकि जो अज्ञान का अंधकार है ये हर किसी को अफेक्ट करता है, और कोई गलत रास्ते न चला जाए, ये मेरी चिंता हमेशा रहती है। तो कृपया करके अपने दोस्तों को भी, अपने मित्रों को, माता पिता को भी ये वीडियो दिखाइए, बताइए कि बायोटेक में कैसे स्कोप बढ़ रहा है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी नई चीज़ें कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।